आज के व्लॉग में हम पहले नेशनल मेमोरियल सेल्यूलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड में है, जिसे काला पानी जेल भी कहा जाता है, यहाँ हम नाइट साउंड और लाइट शो देखेंगे। ये ब्यूटीफुल शो में काला पानी जेल की हिस्ट्री पता चलती है और ये शाम में टोटल 3 शो होते हैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषा में। ये शो अराउंड आधे घंटे का होता है। लोग यहाँ जल्दी आते हैं क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट शो में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में होता है। डे व्यू इस हिस्टोरिकल साइट का भी हम व्लॉग में गाइड के साथ देखेंगे, तो वीडियो प्लीज आखिर तक देखें। ये जेल और इस जेल का नाइट शो हर टूरिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। इस जेल को विजिट करने पर आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये जेल डेडिकेटेड है उन सभी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। जेल में म्यूजियम, लाइब्रेरी, फ्रीडम फाइटर्स की स्टैच्यू भी है। ये मस्मराइजिंग एक्सपीरियंस का सुबह का टाइमिंग 8:45 AM से 12:30 PM और उसके बाद 1:30 PM से शाम के 4 बजे तक है। अगर आपने भी इस जेल में पहले विजिट किया है तो आपका अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें आगे के नोटिफिकेशंस के लिए।
सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सरिंदावर के साथ मॉडल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन है कि ऊपर जाकर देखेंगे बैक साइड में आपको सी नजर आए, जिसकी वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया गया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी कि उस समय जितने भी अंग्रेज अफसर है रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। अभी गवर्नमेंट ने इस पर एग्जीबिशन बना दिया है जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हो, यानी कि आप लोग इसी पार्ट यही से भी टूर स्टार्ट होगा, चेयर लगा हुआ वहां पे लेके जाएंगे। जेल के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट है, सबसे पहले आपको लेके चलेगा यहाँ पे जो छोटे से लाल घर आपको दिख रहा है ये फांसी घर, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया जाता था, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो लंबा से आपको दिख रहा है वर्कशॉप है जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया है। तो इस तरह का टॉर्चर कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग होगा, पूरा टॉप तक लेके जाएंगे। जेल देखने के लिए एक्जैक्टली ब्रीफिंग 30 से 40 मिनट्स का होता है। ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा और इसे काला पानी क्यों कहा गया, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही होगा। लौटने के टाइम जब एग्जिट करोगे तो आप लोग यहीं से करेंगे, ये सेक्शन को आप लोग रिविजिट करके भी देख सकते हो। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है सारा चीज गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ का सीनियर गाइड अभी आपके साथ में रहेंगे मिस्टर तिरुपति, जो पूरा जेल एक्सप्लेन करते हुए टॉप तक ले जाने के गाइड के गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्जेस है जो फैमिली वाइज आपको गाइड को पे करना पड़ेगा। अभी बारिश नहीं हो रहा, रुका हुआ, इसलिए आप अंदर पूरा जेल घूम सकते हो। लौटने के टाइम ये सेक्शन को रिविजिट करके भी देख सकते हो। तो अभी पहला गाइडेड टूर स्टार्ट हो रहा है। जो भी गाइड के साथ जाना चाहते हैं अभी बाहर आइएगा, नेक्स्ट गाइड भी 30 मिनट्स बाद जाएगा। तो जो भी गाइड के टूर लोगों ने जिस ब्लॉक से प्रिंटर किए हैं ये ब्रिटिश टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर असिस्टेंट जेलर की ऑफिस उनकी रेसिडेंस हुआ करता था, जहां पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे स्वतंत्र सेनानी को याद दिया गया। रीडिंग सेक्शन है, उस बाकी वाले गैलरी में स्वतंत्र सेनानी की तस्वीरें रखी हुई। स्वतंत्र सेनानी भारत के सारे प्रांत ला गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाल एंड पंजाब के स्वतंत्र सेनानियों के वहाँ पे रखे हुए हैं, जो आजादी के बाद 1979 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, उस दौरान जो जीवित है उनकी तस्वीरें। और उन स्वतंत्र सेनानियों के मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र जोत, वंदे मातरम जोत, दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर का नॉन स्टॉप जलता है। जोत के राइट बैक साइड आप देख पा रहे हैं जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी है, स्मारक है। तो मेरे भारत उसमें जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए जो शहीद हुए उन सबके यादगार में बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस, पीपल ट्री। ये पीपल ट्री जेल की गवाह है। जेल के निर्माण के दौरान एक घने जंगल हुआ करते थे। 1893 के समय फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ टूट गए थे 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अपरूट हो गई, उस पेड़ को फिर से रिटर्न किया गया और यहाँ पे इवनिंग साउंड लाइव शो जो प्रोग्राम होता है उसके काल्पनिक कैरेक्टर जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। और ये जेल की जो लुक है इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं एक का सामने एक फ्रंट है, दूसरे का बैक साइड, ऐसे 7 ब्लॉक बनवाया गया और पूरे 7 ब्लॉक इंडिविजुअल ब्लॉक, 3 मंजिल वाले बिल्डिंग, हर ब्लॉक में 3 गार्ड्स होते थे कॉरिडोर को वॉच करने के लिए। और गार्ड्स को दूसरे ब्लॉक पे उतरना है तो समस्या नहीं उतरना है, तो इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया। और विंग कंप्लीट करने के बाद मीनार को बनवाया गया, जो केंद्रीय मीनार 6 कॉर्नर है, विंग 7, पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट किया गया, जैसे इजी एक्सेस हो कॉरिडोर के थ्रू, ब्रिज के थ्रू सेंट्रल टावर आएंगे, केंद्रीय मीनार कहीं भी एक्सप्लोर कर सके। और मीनार के ऊपर एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच कर। जेल के निर्माण 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट थी 5,17,350 रुपीज। जब इसे कंप्लीट किया गया मोर देन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल की 1938 तक। 1938 उस दौरान काफी लोगों को रिहा कर दिए। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स भी चले गई और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस दौरान काफी नुकसानदायक की दीप हुई, तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे और यहाँ पे सेटलमेंट पीपल इंडियन एंड एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। और इस समय 1942 के समय, वर्ल्ड वॉर 2 के समय 42 to 45 यहाँ पे जापानीज भी रहे 3 साल, और 3 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा टॉर्चर
जापानीज द्वारा वॉक, उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की म्यूजिक। और आजाद हिंद फोर्स की ऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चक्र होती थी, नॉट अशोक चक्र। यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। उसके बाद यहाँ से रिटर्न जाता है मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश के शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो विंग्स बनाया गया था, उसमें से कुछ ब्लॉक 1941 की भूकंप से जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण से निकालकर वहां पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया। अब हमारे पास विंग नंबर 1, ये 7, इसके बैक पोर्शन और एक ब्लॉक है। विंग नंबर 6, सारे सेल आइडेंटिकल है। सेल के बारे में लास्ट एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ। लास्ट एक्सप्लेनेशन सेंट्रल टावर की ग्राउंड फ्लोर में होगी। तो हम पहले फांसीगढ़ से स्टार्ट करते हैं। धीरे चलेंगे, बारिश की वजह से कुछ जगह में पानी चुकी है, स्लिप होगा, धीरे चलेंगे। डॉक्टर कितने मारा ले जा रहा हूँ। केस छोटे से बड़े केसेस में लाते थे, कॉन्स्पिरेंसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस। यहाँ पे आने के बाद यदि किसी को त्यागर गए, अगेन उन्हें वापस नहीं कर सकते और उन्हें फांसी देना हो तो इमीडिएटली फांसी नहीं दे सकते। उनके ऊपर फिर से न्यू चार्ज लगेगी 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। फर्दर ट्रायल के समय पास में ला दिया जाए ताकि वो किसी को मोटिवेट ना करे, उनकी सोच बदल जाए। अब वो स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स क्लोज। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना हो तो सारे धर्म में जो मरने के बाद जो धार्मिक तौर पे जो रिचुअल्स करवाते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनकी रिचुअल्स, ये जो सामने आप देख पाएंगे वो जो व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म है, छोटे से व्हाइट, सर अंदर आइएगा, वो जो व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म जो है प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स है, यानी कि यहाँ पे मरने से पहले उनकी धार्मिक तौर पे उनकी रिचुअल्स अपने आप में करना है। और अपनी धार्मिक तौर पे क्यों अपने रिचुअल्स पहले करना है? बिकॉज उनके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है, और सोल, आत्मा और बॉडी अलग है। आत्मा चली जाती तो बॉडी को फेंक दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि जीवित रहते वक्त अपनी धार्मिक तौर पे क्रियाक्रम खुद ब खुद कर ले, उसके बाद एक साथ 3 लोगों को कर सके। जैसे लिवर को खींचेंगे तो फट्टा हट जाएगा, तो बॉडी नीचे की हो जाएगा, सडनली नीचे की हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी की सर्वाइकल पॉइंट को ब्रेक कर जाएगा। यदि वो बच जा रहे हैं, कानून उन्हें फांसी नहीं दे सकते। टू बी हैंग थी, कोई बच गए तो रस्से के बीच में यहाँ पे लोहे का रिंग इस्तेमाल किया गया। रस्सा के बीच में लोहे का रिंग जो है, रस्सी रोप
रोड को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडीज को कलेक्ट करें, एक बोरे में पत्थर बांध कर समंदर में फेंक दिया जाए ताकि वो फ्लोट ना करे। ये ऑर्डर में थी, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ पे हैंग किया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये वर्कशेड हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे वर्कशेड बनवाया गया। इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें, इसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा गया। कुछ बदलाव है, जैसे ये बड़ी वर्कशेड थी, इसे स्टोर रूम और आगे में एक फोटो गैलरी 2 भाग दिया गया। और यहाँ पे ऊपर में वुडन प्लैंक हुआ करते थे, तख्ते हुआ करते थे, और ये साइड से पूरे खुला हुआ था। और जेल के अंदर स्वतंत्र सेनानी को कुछ लोगों को बाहर ले जाते थे और कुछ लोगों को जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर काम करवाते थे। जेल से जैसे बाहर ले जाते हैं ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर में काम करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, बोट चलाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अब यहाँ पे इनको क्या काम करवाते थे, हम यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, देखते हैं। ये कोलू ओरिजिनल है, इसके बारे में मैं इस तरफ बताता हूँ, इस तरफ आइएगा। ये ओरिजिनल है? हाँ, ये ओरिजिनल। इस तरफ आ जाए, बच्चों देख पाए हैं वहाँ पे ओरिजिनल कोलू और यहाँ पे मॉडल रखे हुए हैं। और ये रस्सी बनाने का मशीन भी ओरिजिनल है, ये बीच फ्लोर ओरिजिनल है, इस तरीके से होती थी, और वो फ्रॉगिंग फ्रेम भी ओरिजिनल है। तो यहाँ पे कैसे काम करवाते थे, तो पहले उन्हें नारियल के छिलके निकालना है। तो इस प्रोसेस में 1-2 नारियल तक नॉर्मली छिल पाते थे। उनको नारियल के रस्से बनाना है, नारियल के तेल बनाना है, तो कॉयर पॉइंटिंग करना है। तो उससे पहले नारियल के छिलके निकालने के लिए 1-2 नारियल तक नॉर्मली छील पाते। और तीसरे चौथे नारियल के बाद जैसे पसीने हाथ से छूट जाती है, तो उनके जितने बल के साथ आते हैं उतने बल के साथ नीचे रखा गया औजार के पर लगने के समय ये पोर्शन उनकी कट हो जाती थी। और नारियल के ऊपर की जो सेल होता है, आप इससे 2 इंच की होती है। जब इसे छीलने लगेंगे, स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था, और इसे पानी में नमी होने के लिए छोड़ते हैं। नमी होने के बाद लकड़े के आमर से कूट कर रेसे बनाना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में पाम्प्स पूरे घाव हो जाते थे, और ये जो रेसा होता है नॉर्मली नहीं निकलता है। अब जब तक अपर लेयर रिलीज नहीं होगी, ये कॉयर नहीं आएगा। जब इसे स्नैच करने लगेंगे, नेल को डैमेज कर जाता था। ये कॉयर्स को कलेक्ट करने के बाद 4 पाउंड रोप पे करना। 4 पाउंड मीन्स 1.800 ग्राम्स, 1 kg 800 ग्राम्स उन्हें निकालना है शाम तक। तो ये कोलू के बाद रस्सी बनाने की मशीनरी जो है ऐसे घुमाते हैं, तो रस्सी बनते बनते उंगलियों पे घाव कर जाएगी। रस्सी के लिए फाइबर रिलीज होगी, उंगलियों पे घाव, और घुमाने वालों के हाथों में छाले। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, सूखा नारियल, 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया एक टारगेट थी। और कोलू में 2 तरीके के वेट दिया गया ताकि अच्छी तरह से दबाव आए, और राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। हम आगे देखते हैं इस तरह। जो बाकी जो स्वतंत्र सेनानी जो बाहर है, उनके भी वेट करते हैं कि उसी तरह तुरंत उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाता। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चलाया होता तो तुरंत पनिशमेंट होती, तो अंग्रेज की जगह में हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया। इंडियन के ऊपर चाबुक चला। अंग्रेज बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बाहर है, जो लोग बाहर है, वो घर के लिए काम कर रहे हैं, और जो प्रिजन के अंदर है, इसके अंदर वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और अंग्रेज 25% ब्रिटिश, 25% इंडियन, 100%। इनकी भावनाओं को कैसे कमजोर करें, तो जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनके मनोबल को कभी कमजोर नहीं कर पाते। तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इन लोगों, हमारे लोगों के बीच में से लोगों को सेलेक्ट करें। इंडियन के पर चाबुक चलाएं। जमादार, टेंडल, गार्ड, वार्डन, पिटी ऑफिसर, उनकी 2 रुपए से लेकर 8 रुपए तक के समय पगार होती थी। और मारने से दर्द नहीं होती, मारने वाले से सोच सबसे बड़ा दर्द होता है। सोच स्ट्रेस में ला देगी और वो आगे के काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जब तक उनके शरीर से खून नहीं आते, तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवाया जाता था। जरूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती। इस तरह यहाँ पे देख पाएंगे 3 तरीके के पनिशमेंट डिस्प्ले किया गया। और सारे स्वतंत्र सेनानियों के गले में इस तरीके से नेक रिंग इस्तेमाल किया गया। जैसे आज हम स्कूल और कंपनी में आईडी कार्ड्स के नाम से जानते हैं, आज हमारे लिए आईडी कार्ड हमारी पॉजिटिविटी है। और उस समय उनकी पॉजिटिविटी ये थी, आई एम इंडियन, आई एम वर्किंग फॉर माय कंट्री, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस खानदान से, इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे सेल्फ आइडेंटिटी होती थी। उनकी सेल्फ आइडेंटिटी को कैसे कमजोर करें, बोल रहे कि जो चीज उनकी आवश्यकता की नहीं है, वो चीज उनके गले में रहे। अब जो चीज हमारे गले में, जो चीज आवश्यकता की नहीं है, आज हम आईडी कार्ड पहनते हैं तो पॉजिटिविटी आ रही है। और उस समय उनकी पॉजिटिविटी को कमजोर करने के लिए इस तरीके से नेक रिंग डाल दिया गया, जैसे वो सोच बदल जाए, समथिंग वी आर होल्डिंग इन द नेक। सो उनको गुलामी फील कराए।
गुलामी फील आएगी तो उनके खिलाफ वॉइस रेस नहीं कर पाएंगे, और बिना परमिशन के उनकी गिरवा पे कोई ऐसे जागता है तो जैसे अग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे के कार्य पे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। वीडियो के साथ लाया जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, इकट्ठे एक साथ लाते हैं, तो जहाजों में आने के समय रास्ते से ना एस्केप कर जाओ, किसी को अटैक न कर जाए, तो चेन पीटर के साथ लाते हैं। सेकेंड पनिशमेंट, बार पीटर जो स्ट्रेट रॉड नी को बेंड नहीं कर पाते थे, और ये जो होल्ड के यहाँ से एक रॉड एक्सटेंड करके रिस्ट के साथ, कलाई के साथ होती थी, और तीसरा जिसमें चल ही नहीं पाते थे, और तीनों स्थिति में इनसे काम करवाया जाता था, कोलू इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की रिफॉर्म होती थी बोरे का तेज धूप के समय इनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचान में। यहाँ पे किसी को परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं थी, ड्रेस कोड के माध्यम से उन्हें पहचाना जाता था। किस कारणवश इनको ऐसे पनिशमेंट दिया गया। नए स्वतंत्र सेनानी आ रहे हैं, जैसे उनकी बल बहुत 100% हार्स पावर के साथ आ रहे हैं, तो उनकी मनोबल को कैसे करते हैं, और यहाँ पे हमारे लोगों को स्थिति में देखेंगे तो उनके खिलाफ वॉइस रेस करते हैं। सारे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के पीछे अंग्रेजों की डर हुआ करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। और सारे सेल आइडेंटिकल है। 13.6 7.6 फीट है, 13/6 7/6 ऊंचा, उसके साथ ही कुछ जगह रोशनदान बनवाया गया, कुल मिला के 10 फीट हाइट है। और उस समय सीमेंट के जगह धूल और चूना का इस्तेमाल किया गया सुर्खी। और एक कोठरी के अंदर एक फ्रीडम फाइटर उनको दिया जाता था, एक लकड़ी के काट और एक कंबल। यदि रिफ्यूज कर जा रहे तो नीचे जमीन में सोते थे, बीमार पड़ जाते थे। खाने के बर्तन जो होते थे आयरन पॉट, एक बार इस्तेमाल करो दूसरी बार जंग लग जाता था, खाना जाहिर होने के कारण बेहाल। और रहा यहाँ पे शौचालय की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं हुआ करती। दिन भर के बाहर काम करवाने के बाद रात के समय कोठरी के अंदर बंद करते हैं, तो दूसरे दिन सुबह तक बाहर नहीं आ पाते थे। उस समय शौचालय की सुविधा नहीं थी, तो मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज लिमिटेड, क्रॉस द लिमिट पनिशमेंट का बढ़ जाता है। इस कारण यहाँ पे खाना कम लेंगे तो ब्रिटिश की राशन बैलेंस, लोगों का हेल्थ खराब हो जाएगी। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। हर 45 दिन में उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। कारण ये थी कि उनको वो जगह आदत से ना हो जाए। अडेप्ट कर लेंगे तो बाहर आएंगे, संपर्क के दायरे पे आएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। उसे ग्रुप को कमजोर करना तो 45 दिन में उन्हें एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट, सारे सेल आइडेंटिकल है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी कक्ष को ऐसे नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल में इनको रखा गया। जैसे आप यहाँ पे सचिंद्र सायन जी की तस्वीर देखें, जिन्हें बनारस कॉन्स्पिरेसी 1950 to 1921 यहाँ पे रहे, और उसके बाद वो रिहा हुए। अगेन उन्हें काकोरी केस में लाया गया, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ग्रुप को मोटिवेट करने के कारण। रिहा होने के बाद 1938 में रिहा होते हैं, सेकेंड स्पेल में 42 में उनकी देहांत हुई। 1942 में 49 ईयर्स में उनकी देहांत हुई। उनकी तस्वीरें हैं। तो कुछ लोग सीनियर्स ऊपर तक क्लाइम नहीं कर पाते सब, जो सावरकर जी के कक्ष तक नहीं पहुंच पाते। और यहाँ पे फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग बनानी है। कुछ लोग मजाकी तौर से वीडियो
फोटोग्राफी करते हैं, तो उन्हें हम रोक नहीं पाए, तो तब जाकर एक तस्वीरें वहां पे रखें, तो एटलीस्ट वो तस्वीर उनको एक इमोशनल फीलिंग्स लाएगी, तो उस कारण वहां पे उनकी तस्वीर रखें। हो सकता है कि वो सेल उन्हीं की होगी, क्योंकि 45 डेज में तो बदलते हैं, और ये सारे सेल आइडेंटिकल हैं। सावरकर जी के कक्ष को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में बताता हूँ। तो अभी हमारे पास 1, 7 और 6 सामने के 3 ब्लॉक हैं, लेन नंबर 2 की दीवार है, ये 3 ब्लॉक की जगह में सरकारी अस्पताल बन चुकी है। तो अभी हम सेकेंड फ्लोर चलते हैं। आएगा मीनार पे खड़े हैं क्लोजिंग एंड में, तो यहाँ पे आप नेम लिस्ट लिख पाएंगे। स्टेट वाइज अल्फाबेटिकली ईयर वाइज इनकी नेम्स मेंशन किया गया। यहाँ पे ऐसे नहीं बता पाते हैं कि ये सेल में इनको रखा गया, बट इस ब्लॉक के जिस ब्लॉक में हम लोग क्लाइंब किए हैं, जिस फ्लोर में खड़े हैं सेकेंड फ्लोर में, इसमें एक्सट्रीम कॉर्नर सेल लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के सेल है। उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी स्वीय चरित्र थी, इन्होंने अपनी बायोग्राफी में मेंशन कर रहे हैं। मुझे अंडमान काला पानी में मुझे सबसे ज्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया। काला पानी से पनिशमेंट नेम, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। काल मीन्स मृत्यु और काल समय को कहा गया। उस समय जिनको यहाँ पे लाया गया उन्हें ये नहीं पता था कि इधर यहाँ से वापस मैं जाऊंगा कि नहीं, और उन्हें उस वक्त इंस्पायर करने वाली सिर्फ कुदरत की नीचे, यहाँ की नीला आसमान, नीला समुद्र, हरियाली इंस्पायर करते थे। वक्त आने पर कुदरत भी रंग बदलती है, खूबसूरत भी हमारी नहीं है, नेचर भी हमारी नहीं है। तो बोल रहा है जब सूरज ढलती है तो पहाड़ी की परछाई, नीला समुद्र भी गिरता है, इट्स लुक लाइक ब्लैक, काला ही दिखता है। बोल रहा है कि वक्त आने पर अपनी कुदरत अपनी रंग बदल रही है, यदि हम अपने रंग बदल दें आने वाले भविष्य को हम आजादी दिला नहीं पाएंगे। ऐसे मरने से अच्छा अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए तो आने वाले भविष्य तो आजाद भारत में रहेगी। ऐसे सोच थी उनकी, पॉजिटिविटी, तब जाकर आजाद भारत में हम यहाँ पे खड़े हैं। तो सावरकर बोल रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा देर फांसीगढ़ के सामने रखा गया। 50 साल की सजा थी 1911 टू 1961, बट यहाँ पे 10 साल रहे 1911 टू 1921, और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबाराव गणेश दामोदर सावरकर भी सीपी सिंह में। जब इन्हें बदलने लगे, ऐसे कहा गया, अस्पताल में मुलाकात होती है और पहली और आखिरी मुलाकात रही अमृतसर वाली घटना के बाद, 13 अप्रैल 1919 की घटना के बाद क्रांतिकारियों की ताकत पूरे भारतवर्ष में बढ़ने लगी। तो उस दौरान 1921 में अंडमान के लोगों को रिहा करने लगे। इन्हें शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आजादी से पहले रिहा होने के बाद देश की आजादी में उनकी सहयोग रही और उनकी डेथ भी 1966 में, और उनका जन्म 1883 में। एक अच्छे लेखक थे और अच्छे कवि थे। और ऐसे ही यहाँ पे जितने नेम्स हैं इसमें काफी लोग ब्रूटल टॉर्चर के कारण मारे गए। उनमें से कुछ स्वतंत्र सेनानी के स्टैचू वीर सावरकर पार्क में है। जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे, सामने पार्क है सावरकर जी की पार्क, 7 स्टैचू है सावरकर जी के साथ। उसमें 6 फ्रीडम फाइटर जो ब्रूटल टॉर्चर में मारे गए, जैसे महावीर सिंह डीवीए कॉलेज के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्टर थे। और यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त, हम उनके साथ आए, महावीर सिंह बटुकेश्वर दत्त। यहाँ पे आने के बाद अंगद साहब पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें नली से दूध पिलाया गया, फोर्स फीड किया गया। उस कारण उनकी देहांत हो गई, जो जबरदस्त फीड किया गया, ब्रीथ नहीं कर पाए, उसके कारण देहांत हो गए। उसके अगले 10 दिन के बाद मोहित मित्रान, मोहन कृष्ण नाम था, सेम ट्रीटमेंट। बाबा बान सिंह, पंडित रामरखा, हिंदू भूषण रॉय डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर के कारण मारे गए। उन्हीं की प्रतिमा वीर सावरकर पार्क में है। यहाँ पे जितने भी स्वतंत्र सेनानी को लाया गया और जो नेम्स यहाँ पे हम नाम देख रहे हैं, इस नाम के पीछे और भी कई सारे स्वतंत्र सेनानी हैं जिनके बारे में ना ही हम इतिहास की किताबों में पढ़े हैं, ना ही हम जानते हैं। इस वक्त हम जहां से भी हैं, है तो हम भारतीय, यहाँ पे फील जो करते हैं, यहाँ से बाहर जाने के बाद फील नहीं रहेगी, फर्क पड़ जाएगी।
बट जैसे एक मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाते हैं तो सिंगल कलर बोलते हैं अपने आप में, हम सब एक धर्म को बिलोंग करते हैं। मैं धर्म यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, क्या विचार यहाँ है क्या है, वहां पे कैंडल ब्लैंकेट हार ले जाते हैं। तो आप जैसे मल्टी कलर चीजें लेते हैं तो उस समय हमारी सोच भी बदल जाती है, हम कैटेगरी वाइज बदल जाते हैं। सिंगल कलर होते हैं, कैटेगरी बदल जाती है। यहाँ पे मैं नहीं पता है कि मैं किनके सामने खड़ा हूं सर, ऊंचे स्वर से तो बोलते हैं हम जरूर यहाँ पे, यहाँ से बाहर जाने के बाद नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे सुनने वाले बहुत कम होते हैं, इतिहास सुनने के लिए और इतिहास सुनाने के लिए लोग नहीं है। सर इसे सुन के क्या करना है, बोलते हैं हमें इतिहास पता है, इतिहास किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम अपने घर के इतिहास को नहीं पता है तो बाहर के इतिहास कैसे बोल पाए। इतिहास मीन्स हमारे डैड एंड मॉम के बारे में हम बोलते नहीं, अपने पेरेंट्स के बारे में कितने लोगों ने जिक्र किया कि कई कम लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट टू ब्लेम एनी, ऑल क्या बोल रहे हैं कि कैटेगरी बदल जाती है ना सर। ऊंची इमारत में जब तक जाते रहते हैं इतिहास को भूलते जाते हैं। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हिस्ट्री इज आवर पेरेंट्स। हमारे स्वतंत्र सेनानियों को तो हम नहीं देखे, रोजाना हमारे स्वतंत्र सेनानी हमारी नजर के सामने आकर जाते हैं तो हम उन्हें सोचते हैं कि इज वर्किंग फॉर फैमिली, इज वर्किंग फॉर कंट्री, इज इन बॉर्डर। और जो खेत में काम करते हैं वो अनाज देते हैं, वो भी फ्रीडम फाइटर है, तो उन्हें घर से परिचय करवाएं। ये जो अवसर आपके सामने मुझे खड़े होने के लिए मिली है, तो थैंक्स टू माय गॉड, माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, ग्रेट फ्रीडम पार्टी पीपल आर सपोर्टिंग अस। आपको पता है सर, इतिहास सुनाने के लिए हमें कन्विंस करना पड़ता है, गाइड के साथ जाइए। मगर और एक स्पॉट भी है यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स, वहां पे आइटनरी में बना के आते हैं कि मुझे ये करना है। मैं बोलना चाहता हूं कि इतिहास की जगह में इतिहास की वैल्यू है। अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर रहा है नजर, वो बच्चे को समझ में नहीं आई, ये तो बहुत क्लेवर बच्चे हैं, बट डेफिनेटली पेरेंट्स के पास पूछेंगे डैड वो क्या बोल रहा है, तो एटलीस्ट इनके माध्यम से हम अपने आप को परिचय कराने की अवसर बनती है। तो ये खूबसूरत आइलैंड इन खूबसूरत लोगों की वजह से है। अंडमान एक ऐसे खूबसूरत आइलैंड है, स्वीट एंड सॉल्ट। स्वीट बोले तो ग्रीनरी, मिठास, और जो दर्द है ना सर, समंदर की पानी और हमारी टीयर्स और आजादी के फ्लैग, आप ये तीनों चीज को रोजाना देखते हैं, मुस्कुराहट पे जाते हैं हम लोग। जब दर्द आती है ना सर, 15 अगस्त 26 जनवरी की जो फ्लैग होस्टिंग होती है, तब जाकर हमें दर्द होती है कि आजादी के लिए इतने लोगों ने बलि दी, तो ऑटोमेटिकली वो टीयर्स आ जाती है, और वो टीयर्स को हम पी नहीं पाते, स्टिक कर जाते हैं। तो समंदर की पानी बहती है, दूर से ही सही, यहाँ पे कुछ समय के लिए फील कर रहे हैं, तो यहाँ से बाहर जाने के बाद अगेन वी फॉरगेट। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वैल्यूएबल टाइम। हम लोग एक साथ गाइड है, हम एक साथ ही काम करते हैं, तो यहाँ पे कन्विंस करने के समय लोग हमें परखते हैं सर। ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक वैल्यू आप लोगों ने दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाउ डू फील, आई डोंट नो व्हाट डू इट फील, वो आप बोलने से मुझे पता चलेगा कि ये वर्थ है कि नहीं। इट्स वर्थ। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे गाइड की जरूरत है सर, क्योंकि काफी लोग साउंड वाला शो देखने के बाद बोलते हैं हमारे पे काफी लोग हमारे साथी आए नीचे से ही उतर कर चले गए। वो क्या दर्द होता है ना सर, उनको मैं जबरदस्त ले जा रहा हूँ ऐसे सोच रहा है, मगर वो बीच से चले जाते हैं ना सर, तब दर्द होती है कि आप जहाँ पे अपने बच्चों को लेकर साथ में चल रहे हैं और वो बच्चों को आधे से अब निकाल के दिखा के ले जा रहे हैं, तो उनके पास की इम्पैक्ट गलत इम्पैक्ट होगी इस जगह के बारे में। उनको साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनने से पहले अपनी हिस्ट्री पता है, तभी तो इसलिए साइंटिस्ट बन सकता है। तो बच्चों के अंदर में इम्प्लीमेंट करवाइएगा, यहाँ बताएं। ये अभी बनाया गया है, पहले किया है, पहले की है। तो यह क्या होता था, ये जो सेंट्रल टावर कनेक्टेड किया है। ये हॉस्पिटल यही है ना जो हाँ, ये सरकारी अस्पताल है। इसी का ही पार्ट है ना। जो विंग्स को निकाल कर बनाया गया, जो 7 ब्लॉक्स में से कुछ ब्लॉक डेमोलिश करके अस्पताल बनाया गया, जो नेचुरल क्लाइमेटी में जो डैमेज हुई, काफी डैमेज होने के कारण निकाल दिया गया। ओके सर, यहाँ पे मेरी एक्सप्लेन कंप्लीट होती है, तो यह गाइड पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं सर।